Hello everyone, welcome back to the channel English Ocean Hub. Guys, आज जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इंग्लिश में इन वाक्यों को कैसे बोलें। जैसे कि कोई किसी चीज़ के लिए तरस रहा है, ठीक है, जल्दी करना पड़ सकता है, रुकना पड़ सकता है, ठीक है, इस तरीके का। मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बच्चा भी रौब झाड़ रहा था, तुम कहाँ कुछ बोलते हो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल के साथ में चलिए हम सीखते हैं। फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर इज, जब आपको ऐसे सेंटेंसेस दिखते हैं जिसमें हम बोलते हैं वह हर वक्त रौब दिखाता है, बच्चा भी रौब झाड़ रहा है, ऑफिस में रौब मत दिखाओ, क्या तुम मुझ पर रौब दिखा रहे हो। तो यहाँ पे सारे में आप देखेंगे कि रौब कॉमन है, रौब झाड़ना, रौब दिखाना, रौब जमाना, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे आप कैसे इनको फॉर्म करेंगे, रौब दिखाना या रौब झाड़ना, रौब जमाना, ठीक है। तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके बाद हम सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा। आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन थ्रो, और ये जो थ्रो है ये एज पर सेंटेंस आपका चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात होगी तो थ्रोइंग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे तो थ्रोस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन आएगा, ठीक है, और फिर आपका वेट और अराउंड आएगा, वेट अराउंड, ठीक है। जैसे कि वो अपना रौब दिखाता है तो वो सब्जेक्ट हो गया, अपना के लिए हिस यहाँ पे आपका प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, वह हर वक्त रौब दिखाता है, तो ही थ्रोस, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए थ्रो का थ्रोस हो जाएगा, ही थ्रोस हिज वेट अराउंड ऑल द टाइम। ऑल द टाइम हमेशा के लिए, हर वक्त के लिए आया है। यहाँ पे आप ऑलवेज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑल द टाइम का यूज किया है। ही थ्रोस हिज वेट अराउंड ऑल द टाइम, वो हर वक्त अपना रौब दिखाता है। बच्चा भी रौब झाड़ रहा है, इवन, भी के लिए इवन आया है, इवन द किड इज थ्रोइंग हिज वेट अराउंड। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, जमा रहा है, झाड़ रहा है, तो वहां पे थ्रो का थ्रोइंग हो गया है, ठीक है। इवन द किड इज थ्रोइंग हिज वेट अराउंड। एग्जाम्पल है, ऑफिस में रौब मत दिखाओ, डोंट थ्रो योर वेट अराउंड इन द ऑफिस। नेक्स्ट, क्या तुम मुझ पर अपना रौब दिखा रहे हो। आर यू ट्राइंग टू थ्रो योर वेट अराउंड विथ मी। आर यू ट्राइंग मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो आर यू ट्राइंग टू थ्रो योर वेट अराउंड विथ मी। या आप ट्राई ना करके तो फिर थ्रोइंग कर सकते हैं, आर यू थ्रोइंग योर वेट अराउंड विथ मी, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं एडवांस स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है अपना, जब ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं उसके लिए हम कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर या फ्रेज यूज करेंगे। देखिए, तुम कहाँ कुछ करते हो, जब हम किसी को टोंट मारते हैं कि अरे तुम तो कहाँ ही कुछ ऐसे करते हो, तुम तो बहुत ही भोले हो, ऐसे कि तुम तो कहाँ ही किसी की बुराई करते हो, इस तरीके का टॉन्टिंग वे में जब हम बोलते हैं, तुम कहाँ कुछ बोलते हो, तुम कहाँ कुछ करते हो, तुम कहाँ बाहर जाते हो, तुम कहाँ मदद करते हो, ठीक है। तो इस तरीके का जब आपके सेंटेंसेस हों तो उसके लिए गाइस कैसे फ्रेम करेंगे, देखिए इसके लिए जो स्ट्रक्चर रूल है वो है सब्जेक्ट, और यहाँ हार्डली का यूज करेंगे गाइस, तुम कहाँ ही कुछ, तो हार्डली का यूज करेंगे, और उसके बाद आपका वर्ब आएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। हार्डली, हार्डली के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। हार्डली इज अ नेगेटिव एडवर्ब, ये आपका एडवर्ब है, सो डोंट यूज नॉट, मतलब इसमें नॉट अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है। हार्डली is an adverb meaning almost not at all,
मतलब पूरी तरीके से सच नहीं, और बेयरली मतलब मुश्किल से, पूरी तरीके से नहीं, मुश्किल से, ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और बेयरली और कभी कभी मतलब बेयरली। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे एक लिया है मैंने, आई हार्डली नो यू, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, देखिए, मीनिंग यू डोंट नो द पर्सन वेरी वेल। देखो, जैसे कि हम बोलते हैं ना, आई हार्डली एट दिस मील, मतलब मैंने बड़ा मुश्किल से बस खाना खाया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अच्छी तरीके से कुछ नहीं हुआ, उसके लिए आप हार्डली का यूज करेंगे। इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, आई हार्डली नो यू मतलब मैं पूरी तरीके से आपको नहीं जानता हूँ, मतलब कुछ आपके बारे में जानता हूँ, ये आप बोल सकते हैं। तो मीनिंग यू डोंट नो द पर्सन वेरी वेल, ठीक है। और एग्जाम्पल हिंदी, तुम कहाँ कुछ करते हो, ठीक है। तो यू हार्डली डू एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपका पूरी तरीके से आप इस सेंटेंस में इसको मैच कीजिए। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हार्डली आ गया, अब आपका वर्ब डू है करने के लिए, एनीथिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद है, तुम कहाँ कुछ बोलते हो, यू हार्डली से एनीथिंग। तुम कहाँ बाहर जाते हो, यू हार्डली गो आउट। तुम कहाँ मदद करते हो, यू हार्डली हेल्प, ठीक है। तो गाइस, ये था जब हम ऐसे बोलते हैं कि तुम कहाँ ही कुछ फास्ट फूड खाते हो, तुम कहाँ ही किसी से बात करते हो, तो वहाँ पे मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर चीज है, वहाँ पे आप यूज करेंगे हार्डली। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसका उस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। इस फैसले से बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। उसकी नौकरी जाने का मुझसे कोई संबंध नहीं है, या मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सब में आप कॉमन देख रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। तो कोई लेना देना के लिए आप इंग्लिश में जो फ्रेज यूज करेंगे गाइस, वो देखिए, इसमें आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इसमें हैज या हैव प्रेजेंट के लिए यूज होगा, और हैड आपका पास्ट के लिए यूज होगा। जैसे कि उस झगड़े से ना मेरा कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, पास्ट के लिए तो हैड होगा। नहीं लेना देना है, वहां पे हैज हैव एज पर सब्जेक्ट यूज होगा। इसके बाद होगा गाइस नथिंग टू डू विथ, ठीक है, नथिंग टू डू विथ, ठीक है। आई हैव नथिंग टू डू विथ, और उसके बाद जिस भी चीज से लेना देना नहीं है, या आदमी से, मतलब जिस भी पैसे से, जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो आप लगाएंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसका एम्प्टी सब्जेक्ट है, इट हैज नथिंग टू डू विथ मी, ठीक है। नेक्स्ट, उसका उस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, तो ही हैड, अब देखिए पास्ट का है तो हैड आया, ही हैड नथिंग टू डू विथ दैट फाइट। उस इस फैसले से बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। द किड्स सॉरी द किड्स हैव नथिंग टू डू विथ दिस डिसीजन। उसकी नौकरी जाने का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, या मुझसे कोई संबंध नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम लूजिंग हिज जॉब, ठीक है, मतलब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है उसकी नौकरी जाने से। तो ये था कि किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे जो भी आएगा, उसके बाद हैज हैव हैड आएगा एज पर टेंस, और उसके बाद आएगा नथिंग टू डू विथ, और देन नाउन या। गाइस, बढ़ते हैं आगे। देखो, इसको कैसे बोलते हैं, बहुत हम बोलते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को, मुझे बाहर जाना पड़ सकता है, मतलब स्पेकुलेशन है, सर्टेनिटी नहीं है, कुछ पॉसिबिलिटी है कि मुझे बाहर जाना पड़ सकता है, मुझे आज ऑफिस में देर तक रुकना पड़ सकता है, तुम्हें सफाई करनी पड़ सकती है, हमें जल्दी निकलना पड़ सकता है,
उसे अपनी नौकरी बदलनी पड़ सकती है, हमें सामान शिफ्ट करना पड़ सकता है, हमें अपने घर जाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं करना पड़ सकता है, ठीक है। ये एक कंपल्शन भी आप बोल सकते हैं कि इन फ्यूचर में आपको कोई पॉसिबिलिटी है कि करना पड़ सकता है, ठीक। इसका गाइस स्ट्रक्चर देखिए, जब इस तरीके के सेंटेंस आते हैं उसके लिए आप सब्जेक्ट देन माइट या कुड का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेकुलेशन है, यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, मतलब बिल्कुल एश्योरेंस नहीं है कि ऐसा करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे आप स्पेकुलेशन के लिए या तो माइट का यूज करेंगे या फिर कुड का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे माइट को लेकर के सेंटेंसेस फॉर्म किए हैं। उसके बाद कंपल्शन है, जाना मतलब रुकना पड़ सकता है, तो वहाँ पे आप हैव टू का यूज करेंगे, देन आपका V1 आएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मुझे बाहर जाना पड़ सकता है, मतलब श्योरिटी नहीं है कि जाना पड़ेगा कि नहीं, हो सकता है कि मुझे जाना पड़े, तो स्पेकुलेशन है। इसके लिए आप बनाएंगे इसको, आई माइट हैव टू गो आउटसाइड। एग्जाम्पल है आपका, तुम्हें सफाई करनी पड़ सकती है, तो यू कुड, आप कुड से भी बनाइए, माइट से किसी से भी बना सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। यू कुड हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। सफाई, हाँ सफाई ये क्लीनिंग वाली गाइस नहीं है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। हमें जल्दी निकलना पड़ सकता है, वी माइट हैव टू लीव अर्ली। उसके बाद है, उसे अपनी नौकरी बदलनी पड़ सकती है, तो ही माइट हैव टू चेंज हिज जॉब। तो ये है गाइस कि आपको कुछ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, माइट हैव टू। स्ट्रक्चर है गाइस, वह अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा, ठीक है। मैं शांति के लिए तरस रहा हूँ, शांति मतलब किसी का नाम नहीं है, शांति मतलब पीस। वे छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तरस रहे हैं मतलब बचपन की यादों के लिए दिल तड़पता है या तरसता है। इस तरीके के सेंटेंस, मतलब जब आप देखते हैं ना कि तरसना, ठीक है, डीप डिजायर, एक बर्निंग डिजायर होती है आपके अंदर, तो इस तरीके के इसमें गाइस सब्जेक्ट लिखेंगे, देन बी वर्ब आएगा। बी वर्ब आपको पता ही है, इज एम आर और वॉज वर होता है। उसके बाद इसका मेन पार्ट है लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है तरसना किसी चीज के लिए, बेसब्री से इंतजार करना। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, वह अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा है, तो ही इज लॉन्गिंग फॉर हिज मदर्स लव। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं शांति के लिए तरस रहा हूँ, तो आई एम लॉन्गिंग फॉर। वे छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं या छुट्टियों पर जाने के लिए तरस रहे हैं, दे आर लॉन्गिंग फॉर द हॉलीडेज। उसके बाद लास्ट है एग्जाम्पल, बचपन की यादों के लिए दिल तड़पता है, ठीक है। तो द हार्ट लॉन्ग्स फॉर चाइल्डहुड मेमोरीज, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग है ये आपका एज पर टेंस भी चेंज हो जाएगा, लेकिन मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए लॉन्गिंग टू का यूज होता है, ठीक है गैस। लॉन्गिंग फॉर, सॉरी लॉन्गिंग फॉर का यूज होता है। तो आज का गैस वीडियो बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। फ्रूटफुल हो तो गैस कमेंट भी कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन बिना कुछ किए ना तो लाइक करते हैं और ना तो कोई कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ गाइस हमारी भी मेहनत को ध्यान में रखते हुए थोड़ा तो हम पे भी तरस खा सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।